नींद और निंदा पर जो विजय पाते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। जय हिंद साथियों। आज 23 अप्रैल यानी विश्व पुस्तक दिवस, जिसकी शुरुआत 1995 में हुई। गुरुजी, विश्व पुस्तक दिवस का महत्व क्या है? अरे, यह लोगों के नए विचारों को खोजने और अपने ज्ञान को फैलाने में सक्षम बनाता है। लोगों का क्या है कि कोई विचार जहाँ हमारे मन में आया, बन खोज विश्व पुस्तक दिवस और ज्ञान को फैलाने में सक्षम बनाता है। तो आज का हमारा विषय है राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। प्रश्न पत्र नारायण जी सर के द्वारा तैयार किया गया है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, आयरलैंड। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, कुछ बातें आप लोगों के लिए है जो ध्यान में रखनी है आपको। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। अगर पूछा जाए कि इंग्लैंड से क्या लिया गया है, विधि के समान संरक्षण, ये लीजिए। रूस से आपको पता है बहुत बार वीडियो में, और अगर आपको राष्ट्रपति के बारे में कोई चीज़ का डाउट हो या समझ नहीं आए तो आप क्या करना, प्लेलिस्ट में जाकर नारायण जी सर का वीडियो है राष्ट्रपति के बारे में, उसको देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। तो सर का इस उत्तर क्या होगा? बिल्कुल उत्तर जो आप लोगों ने बता दिया उसमें गलत हो सकता है क्या? ठीक है, इसका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका से अपने बात करते हैं तो मूल अधिकार भी लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का जो ये संविधान है इसमें ये मूल अधिकार है, ये किस भाग में है, कौन से अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखो, हमने भी पढ़ा कि सर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और प्रश्न आता है मूल अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? बताओ। अनुच्छेद 54, 55, 56, 61। पूरे राष्ट्रपति से संबंधित हम जितनी भी बातें होते हैं, देखो भारत के पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताना जरा। देखो, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 54। इसका अंतर होता है, इसके अंतर्गत दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या दिया हुआ है? 55 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति दी हुई है। क्या दी हुई है? पद्धति दी हुई है। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। और अनुच्छेद 61 बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। लेकिन अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। नोट करते रहे साथ साथ, राष्ट्रपति का कार्यकाल बाद में ना कि सर जी समझ को नहीं आयो। राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 54 की बात कर रहे थे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पहले है, पद्धति बाद में है। पहले मंडल फिर पद्धति। ठीक है, 5 यानी 55 में पद्धति की ध्वनि आ रही है, पै की ध्वनि आ रही है, पद्धति 55 में है। 54 के अंदर तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। ठीक है, निर्वाचन मंडल है, याद रख लेना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपकी बात हुई गुरुजी। राष्ट्रपति को निर्वाचन, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं और विद्यार्थी उनको भी गलत करके आ जाते हैं। अब कारण क्या है वो आपको बताता हूं। देखो, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो, क्योंकि राष्ट्रपति को जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं। कौन चुनते हैं भाई? जनता के प्रतिनिधि। जनता के प्रतिनिधि
निधि किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, इसलिए यह चुनाव क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, क्योंकि उसको जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? एक कमेंट आपको यह भी करना है। देखता हूं कितने विद्यार्थी मेहनत करते हैं ईमानदारी से। सभी के सभी पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर अब तक वर्तमान में, क्योंकि ये मैंने कमेंट में पूछा है, वहां से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सभी का नाम लिखकर कमेंट करोगे। देखता हूं कितने विद्यार्थी ढूंढते हैं, चाहे वो याद हो चाहे ना हो, आप सिर्फ कमेंट करो। याद करवाना कैसे है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ कमेंट करके बताओ कितने सभी नाम लिख सकते हो क्या। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। देखो लोकसभा, राज्यसभा या संसद के बारे में प्रश्न आ जाता है तो इस प्रकार से याद कर लेना। सरला ट्रिक है, सरला। संसद, फिर राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। अब यहां बात करते हैं अपने विधान परिषद जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, क्योंकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, जिसकी बात हमने अभी की, जिसमें निम्नलिखित भाग लेते हैं। यानी कौन लेते हैं उसमें भाग, वो मैं आपको बताता हूं। उसमें भाग लेते हैं राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य। इसमें केंद्र शासित प्रदेश केवल दिल्ली तथा पुडुचेरी है। दोबारा मैं लिख देता हूं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन से होंगे? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के भी कौन से होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। इनके अलावा सर, इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के, केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। और इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें क्या क्या शामिल होते हैं? उनमें सिर्फ दिल्ली तथा पुडुचेरी। अब ये इतने जो है, यही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और नहीं लेने में उत्तर क्या हो जाएगा? विधान परिषद। तो यहां पूछा गया नहीं लेते, तो थानाकाल ने प्रश्न पूछा है कि कौन कौन ले? लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के भी निर्वाचित सदस्य, लेकिन दिल्ली पुडुचेरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? पुनः निर्वाचन के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, बताओ। 53, 54, 55, 56, 57। तो 55 में तो सर जी थे, यहाँ बताओ कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। वेरी गुड, वो तो कौन है उसका। 54 में सर आपने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, वो भी कौन है उसका। ऑप्शन बच गया आपके पास दो, 53 और अनुच्छेद 57। अब आप बताइए क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 57, क्योंकि अनुच्छेद 57 के तहत भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। अब बात ध्यान रख लियो, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? 57। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? जैसे घर में विवाद हो जाए तो भी निपटारा कौन करा है, बताओ? दादू करते हो सी, यानी सबसे बड़े वो हैं घर में, या पिताजी हैं वो करते होंगे,
ठीक है। उसी प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में इन सबसे भी बड़ा क्या है? इन सबसे बड़ा सर एक ही होता है। क्या होता है भाई? वो होता है कि निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? अनुच्छेद 71 के तहत। यह अनुच्छेद 71 के तहत है। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा हो गया यहां पर? 71 हो गया, अनुच्छेद 71 के तहत है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, कमेंट करके बताओ। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों, जैसे कि अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि उनके कमेंट के रिप्लाई नहीं आए, ऐसे ही आज मेरे दोस्त अंकुश कामरा इंस्टीट्यूट श्रीगंगानगर से, उनका भी फोन आया, वो भी कह रहे रिप्लाई नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अब देख लो, इतनी ज़्यादा मतलब कि मैसेज आ चुके हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। ठीक है, अब वो दोस्त थे तो उनसे बात हो गई, तो आप लोगों के भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि रिप्लाई नहीं किया गया है। समय जितना मिलता है उतना मैं देख पाता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये प्यार दिया कल वाली पोस्ट से। कल श्रीगंगानगर के अखबारों में आई थी वो खबर, अब सिटी के अखबार में आएगी। आज झुंझुनू से प्रकाशित हुई थी, हिंदुस्तान टाइम्स में। और सबसे अच्छी बात, आईजी सर ने खुद फ़ोन किया, जिसके लिए मैं इतना खुश हुआ कि आपको क्या बताऊं, बयां भी नहीं कर पाता मैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आप लोगों के लिए सही है। क्या है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 85 के तहत तो लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की परामर्शदात्री की शक्ति है। क्या है? परामर्शदात्री की। ये महाराणा कुंभा जब मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, परामर्शदात्री की शक्ति है, क्योंकि 143 बोलने से महाराणा कुंभा सारी विजयों को प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति की परामर्शदात्री की शक्ति है। ठीक है, तो ये किस में? अनुच्छेद 143 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 कि कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, ठीक है, 1, 2, 3, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक पास होना अनिवार्य है? अभी हमने बात की कि वो अध्यादेश जारी करता है सर 1, 2, 3, ठीक है। तो अब वो पूछा गया कि अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक पास होना अनिवार्य है। तो मैं आपको बता देता हूं, अध्यादेश जो होता है वो एक अस्थायी कानून है। अध्यादेश क्या है? अस्थायी कानून है। अस्थायी कानून है। अस्थायी कानून है जिसकी अधिकतम अवधि 6 महीने है। कितनी है भाई? 6 महीने अधिकतम अवधि। अधिकतम अवधि 6 महीने, 6 महीने है। लेकिन संसद का सत्र प्रारंभ या शुरू हो जाता है तो उसे 6 सप्ताह के भीतर पास करना अनिवार्य है। कितने सप्ताह हो जाएगा यहां पर? 6 सप्ताह होगा, ना कि 6 महीने। अगर यह 6 सप्ताह के भीतर पास नहीं होता है तो यह खुद ही समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा बता देता हूं कि अध्यादेश की हुआ एक अस्थायी कानून हुआ जिसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 महीने है। लेकिन जब संसद का सत्र प्रारंभ या शुरू हो जाता है
तो वो 6 सप्ताह के भीतर पास करना अनिवार्य है। अगर ये 6 सप्ताह के भीतर पास नहीं होता तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब का याद कैसे करना, देखो राष्ट्रपति का अध्यादेश 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 6 सप्ताह। ठीक है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को। बताइए, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को। मैं आपको बता देता हूं, देखो अभी हम पढ़ कर गए हैं परामर्शदात्री की शक्ति, यानी वो किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी विषय के अंतर्गत परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कौन मांग सकता है, राष्ट्रपति। तो ये अधिकार किसको प्राप्त हो गया, राष्ट्रपति को। आर्टिकल कौन सा हो गया, 143। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश के समय कुछ समय तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया, कौन है, न्यायमूर्ति एच कानिया, न्यायमूर्ति पीएन भगवती, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। बताइए। अब मैं इसको पूरा आपको समझाता हूं, समय लगेगा, इसको पूरा ध्यान से सुनना। दे नाम सुने उसी एक वीवी गिरी, वीवी गिरी। वीवी गिरी ने जब त्यागपत्र देने पर, ठीक है, वीवी गिरी ने क्या किया था, त्यागपत्र दे दिया, तो मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किसने किया था, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने ये कार्य किया, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, ये प्रथम न्यायाधीश है। लेकिन अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो वो वीवी गिरी थे। कौन थे, वीवी गिरी थे। न्यायाधीश के रूप में अगर पूछ लिया जाए तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला है, वैसे कौन हो जाएंगे, वीवी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जाकिर हुसैन के बाद, वीवी गिरी है जो, जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किंग बाद में जाकिर हुसैन। जब राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हो जाता है, मतलब कोई भी कारण हो XYZ, उसके कारण अगर खाली हो गया राष्ट्रपति का पद और उसी समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक कौन होगा, उपराष्ट्रपति। लेकिन जब राष्ट्रपति भी कोनी, सर जी उपराष्ट्रपति भी कोनी, दोनों ही पद खाली पड़ा है, तो कौन करसी, तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। समझ गए, राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति, जब दोनों ही नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है, बताओ। देखो चुनाव पद्धति की बात आई है, पैसे पद्धति, जैसे ही बार बार आता है रिपीट कीजिए पद्धति में प यानी 55, तो अनुच्छेद 55। पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है भाई, अनुच्छेद 55 में। अब ये किस प्रकार से है, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या हो गई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39, 40, 42 या 44, यानी एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला
मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार। देखो, सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन, उत्तर क्या होगा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है, किसके? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है, उस विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वह विधेयक फिर से आने पर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। यानी अब कोई विधेयक है और राष्ट्रपति का नाम आ गया, ठीक है, राष्ट्रपति के पास आ गया, तो राष्ट्रपति एक बार इस विधेयक को क्या कर सकता है कि पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। लेकिन अगर दोबारा ये विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो राष्ट्रपति को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा राष्ट्रपति, यानी हस्ताक्षर करेंगे, वो जरूर करेंगे। राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये पॉलिटिकल है, इसको समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगी। कहीं तुम सोचते हो कि जियोग्राफी पढ़ ली गुरुजी, कल्चर पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली और पॉलिटिकल में फेल हो जाओगा, ध्यान रख लियो ये बात ने। हमारे को सभी 500 उंगलियां बराबर करनी है, पारंगत होना है। जब मैदान में जब कह देने ओखली में सिरी दे दियो, फिर मुसलमान डरनो ही की है, बस अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने बताया ना, सघन वन अंधेरी रात, मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी विश्राम कहाँ, बहुत देर तक चलना है, तो रुकना कौन था ना। बस जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाते, सब तैयारी करो जमकर, पटवार, पुलिस, रीट, सभी के लिए जरूरी है ये। तो चाहे आरएस का भी पेपर दोगे तो भी उसमें ये प्रश्न आएंगे राष्ट्रपति से। अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, उत्तर क्या हो जाएगा? अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है, तो कितने महीने के लिए? अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। और अगर ये दोनों ही नहीं होते हैं तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन से अनुच्छेद की प्रदत्त स्वतंत्रता को निलंबित कर सकता है? यानी कौन सा अनुच्छेद जो है वो स्वतंत्रता को निलंबित कर सकता है? स्वतंत्रता जो आप कहते हो ना, माने ये प्रकार की स्वतंत्रता है, सारी राष्ट्रपति शासन के दौरान निलंबित कर सकता है, बताओ। बीस में तो बात डबल जीओ पार्टी है, ये अनुच्छेद तो याद करवाए हुए नारायण जी सर के, एक एक भूल जाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता को निलंबित किया जा सकता है, जिसमें क्या क्या स्वतंत्रता होती है? भाषण की, संघ बनाने की, सभा करने की, भ्रमण करने की, व्यवसाय करने की इत्यादि स्वतंत्रता को निलंबित कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति शासन। कौन से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताया गया? क्या है? भाषण, संघ बनाने की, सभा करने की, भ्रमण करने की, व्यवसाय करने की इत्यादि स्वतंत्रताओं को निलंबित कर सकता है, ठीक है। भाषण की, संघ की, सभा करने की, भ्रमण की, व्यवसाय की, ध्यान रखियो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर देश में आपातकाल घोषणा कर सकता है? आपातकाल कहां से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल भारतीय संविधान में कहां से है भाई? जर्मनी से है। अनुच्छेद 352, 356, 362, 368। सर 356, 352, 362, 368 इनमें से बताना है। सारे बताऊंगा मैं, 356 किस लिए, 352 किस लिए, सब बता दूंगा। राष्ट्रपति के बारे में जितना होगा उतनी अपनी जानकारी हासिल करेंगे। देखो, देश में युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 360 की बात करें तो उसमें क्या है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। अनुच्छेद 360, इसमें कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। यानी राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत
देश में युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। बताओ, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नोट कर लेना ये सारे के सारे प्रश्न, यहां से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। देखो, शपथ जो है वो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 60। तो अनुच्छेद 60 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? महाभियोग का प्रस्ताव, जिसके बारे में अनुच्छेद 61 में किस गवर्नर जनरल पर लगा था ये महाभियोग, ये भी बताना। संसद के कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। पहले तो संसद के जो सदन होते हैं वो कितने हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन, 2 है, राज्यसभा तथा लोकसभा। राज्यसभा तथा लोकसभा। संसद के कितने सदन है? 2। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 इसकी बात पहले ही कर चुके हैं। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ना, महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए जो प्रस्ताव सदन के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, किसी भी संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है। संसद के कितने भाग हो गए? तो आप क्या क्या बताओगे उसमें? देखो, यहां सदन पूछा जाए तो 2 सदन है, अगर अंग पूछा जाएगा तो इसमें और क्या जोड़ देंगे? राष्ट्रपति भी जुड़ जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है पद ग्रहण के 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण के 5 वर्ष तक, सामान्यतः 5 वर्ष, या संसद की मर्जी से। राष्ट्रपति को कार्यकाल क्यों है? और प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए था, सबसे आसान प्रश्न है ये। आर्टिकल बता देता हूं मैं आपको, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होगा। पद ग्रहण के 5 वर्ष तक होगा, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष तक होगा भाई? 5 वर्ष तक। कब से कब तक होगा? पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, शपथ ग्रहण के 5 वर्ष तक नहीं होगा, पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन, अभी एक बात करके गए थे अपने, युद्ध वाली स्थिति हो तो कौन सा है? ठीक है, देश में युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो बताओ इनमें से राष्ट्रपति शासन जो है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से मतलब क्या होता है? संवैधानिक तंत्र विफलता का मतलब है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, यानी राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, यह है संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब। तो यहां कौन सा अनुच्छेद लगता है? अनुच्छेद 356। यानी अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब का गुरुजी, वो संवैधानिक तंत्र विफलता का मतलब क्यों हो गया? कि राज्य सरकार है जो कि संविधान के अनुसार कार्य कौन करने लग रही।
नेक्स्ट प्रश्न, संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर आपातकाल उस तारीख से कितने दिनों तक प्रवर्तन में रह सकता है? बताओ। देखो आपातकाल जो है वो क्या है, इसे 6 माह करके आगे भी बढ़ा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? 6 माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 महीने। यानी एक बार अगर संसद आपातकाल की घोषणा कर देती है, संसद जो है बाकी अगर आपातकाल की एक बार घोषणा कर देती है तो वह 6 माह तक लग जाएगा। 6 माह तक वो क्या हो जाएगा? लग जाएगा। 6 माह तक लग गया वो। तथा संसद इसे, अब संसद जो है वो अगर चाहे तो इसे 6 माह करके आगे भी बढ़ा सकती है। 6 माह करके आगे भी बढ़ा सकती है। तो दोस्तों ये थी वो झुंझुनू जिले की आज की खबर, भास्कर न्यूज। ठीक है, जिसको आप लोगों ने स्टेटस लगाया, शेयर किया, क्योंकि एक दिन मैंने एक प्रश्न पूछा था, जब 30 करोड़ भारतीयों के जब 60 करोड़ हाथ खड़े होंगे, जब 30 करोड़ भारतीयों के जब 60 करोड़ हाथ खड़े होंगे तब ताकत का मुकाबला ताकत से होगा। मुझे पता है जो इस परिवार में शामिल है, जब उनके हाथ खड़े हो गए, दोनों हाथ जब व्हाट्सएप पर चल गए ना, तब दूर नहीं है राजस्थान में, पूरा राजस्थान यानी 16 लाख विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और कितनी संख्या में पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, और कितनी संख्या में वो रीट की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक संभव है ये वर्दी वाले, जब मैं खुद कर सकता हूं तो मैं दूसरों को लगा सकता हूं। यह जरूरी नहीं कि पटवार वाले और रीट वाले विद्यार्थियों को मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उनको भी उचित मार्गदर्शन मिलेगा। जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें से पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना ध्यान रखना। तो जितने हो सकते हैं खाकी वर्दी वाले जुड़ जाओ भाई। यह है झुंझुनू की खबर है, काका सिंह के द्वारा प्रकाशित हुई थी गंगानगर से। मेरी कलम कमजोर और जरूरतमंद के आंसू पहुंचने और विकास के अंतिम छोर पर, ये देखो ये आप लोगों के लिए लाइन है, और विकास के अंतिम छोर पर खड़े युवा छात्र छात्राओं को संबल देने हेतु चले, यह मेरा आत्मिक प्रयास रहा है और रहेगा भी। ठीक है, ये तस्वीर बयां करती है कि वो कोई समय नहीं था कि अगर मुझे थाने में भी समय मिला तो मैं वहीं पर पढ़ने लग गया था। इसलिए आप एक छोटी सी एक नोटबुक रखो, एक छोटी सी नोटबुक रखो, उसमें जो चीज याद नहीं हो रही उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। घर से बाहर जा रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, अब तो घर में रहना था, 12 ना चल जियो, पहले बता रही हूँ, खड़े 12 चल जाओ, क्या मान तो के हो, घर पर रहना है। क्योंकि आज आंकड़े देख लो आप, 685 मौतें। ठीक है, यानी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक घटने का प्रमाण नहीं आया दोस्तों। थामना पड़ेगा इन पैरों को, क्योंकि ये वो जंग है जो घर पर रहकर जीती जा सकती है। अगर मैं कहूं कि तुम रामायण के एक पात्र को अपना लो तो भी ये जंग जीत सकते हो, तो सर वो कौन सा पात्र होगा? अरे कुंभकर्ण बन जाओ, ठीक है, तो गुरुजी पढ़ाई को नहीं होगी। कोई बात नहीं, जिंदगी रही तो सब कुछ होगा। जब जिंदगी नहीं रही तो फिर होगा ही क्या? न फिर मैं होऊंगा न फिर आप होंगे। तो पढ़ाई करने के लिए एक छोटी नोटबुक रखो, उसमें जो याद नहीं होता उसको साइड में लिखते रहो, लिखते रहो, और बार बार देखो, बार बार देखो उसको। कमरे के अंदर जो चीजें याद नहीं होती है उनको एक कागज पर लिखकर दीवारों पर चिपका लो। एक कमरा कर लो फिक्स आपका कि सर जी बस ये हमारा ही कमरा है। ये हमारे अधिकारी सर आरपीएस जगदीश जी पूनिया, तो इनके द्वारा आरएस एवं आईएएस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, आरएस और आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लगातार गाइडलाइन के रूप में ये हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपको जरूरत, मुझे लगेगा कि आपको आज इस चीज़ की जरूरत है, आज आपको मोटिवेशन की जरूरत है, मैं अपने आप वो बीच में आपके लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े रहिए। रात को एक पोस्ट की जाती है, उस पर्सन का जवाब आप कम्युनिटी पोस्ट पर सारे आकर दिया करो। ठीक है, उसके बाद अगले दिन उसका उत्तर भी दूसरी पोस्ट में बता दिया जाता है। आपको उचित गाइडलाइन चाहिए तभी आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल करें, अन्यथा
किसी पर्सन के लिए या कोई अंग्रेजी के उनके प्रश्नों के लिए मुझे ना करें, क्योंकि आप समझते हो कि इतना समय नहीं है कि मैं सबके जवाब दे पाऊं, और अंग्रेजी मैंने आवे भी को नहीं। ठीक है, तो राम राम, चला फिर। ठीक, जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ टेलीग्राम पर